नमस्कार। मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पिकल। आज झारखंड में नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया। 3 महीने पहले झारखंड में चुनाव का परिणाम आ गया था। एक सत्र तो दिसंबर में हुआ था और दूसरा सत्र अभी बजट सत्र झारखंड विधानसभा का चल रहा है। बजट भी पेश कर दिया गया है और 3 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा कर दी और बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए हैं। आज हम लोग डिटेल में झारखंड की राजनीति पर बात करेंगे और ये देर अनाउंसमेंट का कारण क्या है, इन सारी चीजों पर बात होगी इस वीडियो में। हमारे साथ झारखंड मामले के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद जुड़े हुए हैं। मनीष जी, न्यूज पिकल के संयुक्त में आपका स्वागत है। नमस्कार अमित जी। नमस्कार मनीष जी। आज 3 महीने के बाद झारखंड में नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। कल ही दिल्ली से पर्यवेक्षक के तौर पर भूपेंद्र यादव और एल लक्ष्मण वहां गए हुए थे रांची। ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि 1-2 दिन और लगेगा, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगा और आज ही नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा कर दी गई। आपको मनीष जी ये भी ध्यान होगा, जो पिछला विधानसभा था उसमें भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी थी। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पर बाबूलाल मरांडी का ही नाम का चुनाव किया था, लेकिन अध्यक्ष ने कभी उनको मान्यता नहीं दी, क्योंकि वो जेवीएम से भारतीय जनता पार्टी में अपने पार्टी को मर्ज कराए थे। लेकिन और भारतीय जनता पार्टी 5 साल में 4 साल बिना विपक्ष के चेहरे के वो विधानसभा चला और लास्ट साल अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, जो केवल 1 साल रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मनीष जी, अमर बावरी मात्र 47 साल के हैं। आज जब बने थे नेता प्रतिपक्ष तो 45 साल उनकी आयु थी और आज बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के झारखंड विधानसभा में और वो 67 ईयर्स 67 वर्षीय हैं। तो पहला तो बाबूलाल मरांडी का नाम का जो घोषणा हुआ, ये आपको क्या सरप्राइज किया, नहीं किया? कितना आप इससे आपका क्या विचार है? दूसरा, जो उम्र का अंतर है, जनरली भारतीय जनता पार्टी और नीचे जा रही है एवरेज एज में, लेकिन झारखंड के केस में 47 से बढ़कर फिर वापस 67 वर्षीय बाबूलाल मरांडी पर विश्वास जताना। मनीष जी। अमित जी, 3 महीने के बाद प्रतिपक्ष का नेता बीजेपी ने वहां पर आखिर चुन लिया, तो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन कर्नाटक का अगर उदाहरण ले तो वहां पर तो 9 महीने के बाद चुना गया था प्रतिपक्ष का नेता, भाजपा जब चुनाव हार गई थी उसके बाद। तो कर्नाटका से तो अपना रिकॉर्ड इन्होंने इम्प्रूव कर लिया। झारखंड में ज्यादा देर नहीं किया, लेकिन 3 महीने का भी कम देर नहीं होता है। मुख्यमंत्री का भी चुनाव करने में बीजेपी आजकल काफी समय लगाती है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन का भी समय लगा रही है मुख्यमंत्री का चुनाव करने में, चुनाव जीत जाने के बाद। तो ऐसे स्थिति में 3 महीना तो अब लगता है कि न्यू नॉर्मल हो गया है बीजेपी में प्रतिपक्ष का नेता चुनने के लिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो आपने कहा कि 67 वर्ष की आयु है बाबूलाल मरांडी, तो 60 साल में तो राजनीति में लोग अपने आप को जवान कहते हैं। जब 60 साल के पहुंचते हैं तब उनकी राजनीति शुरू होती है। ऐसी भारतीय राजनीति की दशा रही है और 70 साल की जब उम्र होती है तब जाकर के परिपक्व होते हैं। ऐसी भी दशा रही है राजनीति में। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि 50 से 60 उम्र के वर्ग से ही अपना नेतृत्व चुनने की कोशिश बीजेपी की है। लेकिन झारखंड में स्थिति अलग है, क्योंकि वहां पर जो पार्टी की जो स्थिति है कि कई सारे धड़े वहां पर हैं भाजपा के, कई सारे फैक्शन वहां पर हैं और कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है वो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की जो है उसकी वास्तविकता है, वो सच्चाई है कि वहां पर गुटबाजी है। और कहीं ना कहीं चुनाव हारने का वजह भी एक हम गुटबाजी को ही मानते हैं। तो इन गुटबाजियों के बीच में बीजेपी कोई नया प्रयोग करने से डरती हुई दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है। चूंकि बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का विलय कराया है भारतीय जनता पार्टी के साथ और उनके चेहरे पर ही दांव खेला था भारतीय जनता पार्टी ने और आदिवासी चेहरे की दरकार है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो ऐसे में चंपई सोरेन भी एक विकल्प थे, लेकिन वो चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए हुए थे, संघ और बीजेपी से उनका सरोकार
ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ऐसे में एकमात्र जो है बाबूलाल मरांडी ही विकल्प बन गए थे और चूँकि आदिवासी चेहरे के साथ जाना था, तो इसलिए जो चुनाव था वो बहुत ही स्पष्ट था कि बाबूलाल मरांडी ही बनेंगे, क्योंकि और कोई विकल्प बीजेपी के पास बचा नहीं। अगर कोई और विधायक होता आदिवासी समुदाय से तो शायद विकल्प बन सकता था, लेकिन कोई है ही नहीं। तो ऐसे स्थिति में बाबूलाल मरांडी के साथ आगे बढ़ेगी बीजेपी और आने वाले समय में जो अध्यक्ष का जो चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में, तो उसमें एक नया चेहरा देने की कोशिश एक युवा चेहरा के साथ बीजेपी जा सकती है। जो आपका जो सवाल था कि युवा नेतृत्व को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहा है, तो वहां पर वो विकल्प आप देख सकते हैं। जी अमित जी। लेकिन मनीष जी, जब झारखंड चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद एक समीक्षा का दौर चला था वो, और चुनाव हार जीत में समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाद में उसी के आधार पर पार्टी कोई नया निर्णय लेती है कि जो पिछला जो गलती है उस गलती को दोहराया ना जाए। तो झारखंड के केस में भी समीक्षा का दौर चला था, रांची में भी समीक्षा हुआ था और उसमें बीएल संतोष जो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री है वो रांची गए थे और सारे विधायकों से भी उनकी बात हुई थी और जितने हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे भी उनकी बात हुई थी और भी कई कार्यकर्ताओं से उनकी बातचीत हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर दिल्ली में भी झारखंड को लेकर चुनावी समीक्षा की गई थी और आपको ये भी मालूम है कि बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष झारखंड वही थे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ और चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष और खास करके संगठन मंत्री, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर हार भी उन्हीं का, जीत भी उन्हीं का, ऐसा ऊपरी तौर पर माना जाता है। श्रेय तो आखिर अध्यक्ष ही लेता है कि उनके नेतृत्व में चुनाव जीता गया। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि समीक्षा बेईमानी थी या समीक्षा के बाद भी बाबूलाल मरांडी सबसे बेहतर उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो रहे हैं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें अच्छे तरह से मालूम है कि वहां पर हार क्यों हुई और हेमंत सोरेन के पक्ष में आदिवासी समुदाय का जो एक तरह से कह सकते हैं कि ध्रुवीकरण जो हुआ, सहानुभूति की जो लहर उनके पक्ष में गई, क्योंकि उनको गिरफ्तार करा गया था, जेल भेजा गया था। तो आदिवासी समुदाय में ध्रुवीकरण हुआ उनके पक्ष में, जिससे कि पूरा उनका वोट एक तरफा उनको पड़ गया। दूसरा, जो बीजेपी में जो गुटबाजी वाली स्थिति झारखंड में थी उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। सबसे बड़ी ये बात है कि बीजेपी का जो नेतृत्व झारखंड में है वो जो है वो उन्हें लोगों ने देखा हुआ है, उसमें कोई नयापन नहीं है। सड़क पर अब उनमें दमखम दिखाने की शक्ति लगती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि कारण क्या थे, लेकिन विकल्प नहीं है, परिवर्तन करने के लिए विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति बन गई है क्योंकि महज 21 विधानसभा सीट जीत पाए, उसमें से 2 ही सिर्फ आदिवासी समुदाय से हैं और आदिवासी समुदाय के पहचान वाला राज्य झारखंड को माना जाता है। तो वहां पर सदन में तो एक आदिवासी समुदाय का ही नेता इनको देना था और हालांकि रघुवर दास मुख्यमंत्री नॉन ट्राइबल रहे थे, लेकिन अभी जो बीजेपी की तरफ से जो कवायद है कि वो आदिवासी चेहरा ही प्रमोट करना चाहते हैं। उड़ीसा में आपने देखा कि एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है, छत्तीसगढ़ में भी एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है। तो ऐसे में झारखंड में भी बीजेपी आदिवासी समुदाय के साथ बने रहना चाहती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस समुदाय का वोट बेस अगर नहीं मिलेगा तो सत्ता में वापसी बहुत मुश्किल है। तो ये बीजेपी कोशिश करते रहेगी और आपने देखा भी था कि चुनाव के दौरान भी जो है आदिवासी समुदाय को लेकर के पूरा बीजेपी का चुनावी एजेंडा था। जिस तरह से लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब जो नारे लगाए गए थे वो सभी आदिवासी वोट बेस को ही देखते हुए लगाए गए थे। तो ऐसे स्थिति में बाबूलाल मरांडी के अलावा कोई विकल्प बीजेपी के पास था नहीं, लेकिन 5 वर्ष का अभी समय है। इस 5 वर्ष के समय अंतराल में बीजेपी चाहेगी कि एक वैकल्पिक नेतृत्व को कैसे प्रोत्साहित करा जाए झारखंड में, वो अभी बीजेपी चिंता करेगी। लेकिन चुनाव तो अभी फिलहाल कोई है नहीं, अभी संगठनात्मक चुनाव का दौर है जिसमें कि 2-3 महीने का वक्त लगेगा। उसके बाद जब नया अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का आ जाएगा तब वो चिंता करने की स्थिति में होगा कि झारखंड के बारे में क्या करना चाहिए। फिलहाल तो उनकी चिंता हमें ऐसा लगता है कि बिहार के बारे में होगी, पश्चिम बंगाल के बारे में होगी। तो ऐसे स्थिति में जो कमोबेश है, जो यथा स्थिति झारखंड में है, वही आप 1 साल उसे बना हुआ देखते हुए देख सकते हैं आने वाले समय में। जी अमित जी।
मनीष जी, जैसे आपने पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी को अब कोई जल्दी नहीं होता है अपना खास करके नेता प्रतिपक्ष चुनने में, जबकि मुख्यमंत्री चुनने में भी समय लगाती है, तो नेता प्रतिपक्ष तो दूर की बात है। तो झारखंड के केस में फिर भी जो दूसरा ही सत्र में अभी बीच में है, खाली बजट पेश हुआ है 3 तारीख को, आज 6 तारीख है। 3 दिन के अंदर ये सेशन अभी और लंबा चलना है, बीच में ही तुरंत नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप जयराम कुमार महतो जो झारखंड में लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, विधानसभा सत्र के दरमियान भी लगातार वो सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं और ऐसा लग रहा था कि विपक्ष की भूमिका में जयराम कुमार महतो ही है। तो कहीं ये जयराम फैक्टर एक बीजेपी के लिए चिंता का कारण था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जल्दी निर्णय लेना पड़ा। और दूसरा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि रघुवर दास जो अब राजनीति में फिर से वापसी उन्होंने किया है, पहले गवर्नर थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने संकेत दिया है कि वो एक्टिव राजनीति में आएंगे, झारखंड से ही आते हैं। अकेला वो मुख्यमंत्री है जो 5 साल का टर्म पूरा किया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो क्या रघुवर दास को की आप क्या भूमिका देखते हैं जब बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए हैं? मनीष जी। अमित जी, रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी दोनों उम्र में लगभग समकक्ष हैं। दोनों के पास अभी लगभग 7-8 साल की राजनीति बाकी है और ऐसे में राज्यपाल रह कर करके अपनी राजनीति वो खत्म नहीं करना चाहते थे और इसलिए वो राजनीति में वापस आ गए और केंद्र नेतृत्व की तरफ से भी हरी झंडी उनको मिल गई होगी, इसलिए ही वो आए वापस राजनीति में। और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में वो सक्रिय होंगे। अपने चुनाव के दौरान भी आपने हमें बताया था कि वो जमशेदपुर में ही टिके हुए थे पूरे चुनाव के दौरान, तो झारखंड के चुनाव की राजनीति में वो बने रहेंगे, तो उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि 7-8 साल का अभी राजनीति उनके पास बाकी है। जहां तक रहा अपने जयराम कुमार महतो की बात करें तो मीडिया की सुर्खियों में जयराम कुमार महतो बने हुए हैं, ये तो स्पष्ट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। युवा हैं तो दमखम भी है, बोल चाल में भी काफी तेज तर्रार हैं और जो मुद्दे उठा रहे हैं उनका सरोकार जनता के साथ भी होता है। तो ऐसे में अपनी पार्टी को और अपने छवि को जनता के बीच में वो दिखाते हुए पड़ रहे हैं और उनकी पार्टी का फैलाव भी काफी तेजी से हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में किसी भी पार्टी के लिए चिंता का सबब हो सकता है कि उनका जनाधार कहीं खिसक ना जाए और बीजेपी चूंकि विपक्ष की पार्टी है तो उन्हें भी चिंता शायद हुई होगी कि ये जो युवा पार्टी है, युवा नेता हैं, वो कहीं नुकसान न कर दे, इसलिए भी थोड़ा जल्दी कर करके एक अपना प्रतिपक्ष का नेता चुन लिया ताकि वो जो स्पेस जयराम कुमार महतो ले रहे थे उसमें बाबूलाल मरांडी को भी स्पेस मिले। और चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी है तो विपक्ष की भूमिका में स्पष्ट रूप से बीजेपी आए। तो ऐसे में हमें लगता है इस वजह से ही सदन के विधानसभा के सत्र के दौरान ही इस ये जो फैसला किया गया है उसे किया गया। जी अमित जी। नहीं मनीष जी, लगातार हम लोग झारखंड पर नजर बनाए रखेंगे। अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, लंबा सत्र चलेगा, तो बीच में होली भी हालांकि है, लेकिन हम लोग लगातार झारखंड पर नजर बनाए रखेंगे। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अच्छा लगा आपसे बात करके, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी।